लास्ट क्लास में इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक एग्जांपल किया था। वैसा एग्जांपल एक और देखिए। ये फिगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस शो कर रही है और पोटेंशियल ऑफ द सरफेस, ये सरफेस -140 वोल्ट, ये सरफेस -120 वोल्ट और ऐसे ये सरफेस -100 वोल्ट, ये गिवन है। और इनके बीच में ये गैप, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। देखो dV -E डॉट dr है और कोई भी E हमें दिया होगा और उस E से हमें dV फाइंड आउट करना होगा। ये सब हमने कर लिया, ऐसे एग्जांपल्स कर लिए कि एक्सप्रेशन ऑफ E अगर नोन है तो फिर उससे कैसे डेल्टा भी ढूंढना। बट कुछ बातें बहुत जल्दी से समझो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E जिसके यूनिट क्या बन रहे हैं, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर यानी पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो समझना इस बात को कि E का मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या मीनिंग इसका? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, यानी कि जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जैसे आपसे कहा जाए कि एक्स एक्सिस में E वेक्टर 10I कैप वोल्ट पर मीटर है, तो इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में 10 मैग्नीट्यूड 10 वोल्ट पर मीटर। तो इसका मीनिंग जल्दी से समझो कि इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये बात डिस्कस हुई कि इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। यानी अगर मैं ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड में पोटेंशियल ए ग्रेटर देन पोटेंशियल बी ही होगा। और कितना डिफरेंस होगा? अगर मान लो कि ये ए और बी के बीच में जो गैप है ये 50 सेंटीमीटर है, यूनिफॉर्म फील्ड में ये बात हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि ये 1 मीटर पे जो डिफरेंस आता है पोटेंशियल का वो 10 वोल्ट आता है। ये कितना है? ये हाफ मीटर है, तो हाफ आएगा। यानी पर यूनिट लेंथ की हेल्प से आप जल्दी से, और हायर लोअर कौन है, देखो यहाँ साइन को साथ लेके जब चलते हैं तो उससे फाइनली हाई लो सब अपने आप डिसाइड हो जाता है। बट ये सब ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ यूनिफॉर्म फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है तो जल्दी से कैसे सॉल्व करना, तो इस यूनिट से ध्यान रखना है कि ये क्या है, वोल्ट पर मीटर। फील्ड की डायरेक्शन में हमें पर यूनिट लेंथ कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आता जा रहा है। अगर फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो हर 1 मीटर पे 10 वोल्ट का डिक्रीज आ जाएगा। फील्ड के अपोजिट चलेंगे तो हर 1 मीटर में 10 वोल्ट का इंक्रीज आ जाएगा। ये मीनिंग है इसका, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम एग्जांपल कर रहे हैं वहां तो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस गिवन है। ये 100, ये 120, यानी डिफरेंस कितना है 20, और -120 जो है वो -100 से और लेस होता है। और ऐसे ही यहां 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर 20 वोल्ट का डिक्रीज है और फर्दर 2 सेंटीमीटर पर 20 वोल्ट का डिक्रीज है। तो ये हिंट देता है कि ये यूनिफॉर्म फील्ड है। और क्योंकि ये आपस में पैरेलल हैं तो इनकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है, सेम है।
तो इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछा था, इक्विपोटेंशियल सरफेस दे करके हमसे पूछा है कि अगर इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं तो फिर फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या और डायरेक्शन क्या। तो ये आपके पास फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज होता है फील्ड की डायरेक्शन में, और ये E का मैग्नीट्यूड क्या, तो ये 20 वोल्ट डिक्रीज हो रहा है 2 सेंटीमीटर में, यानी 20/0.02, तो ये आपके पास 1000 वोल्ट पर मीटर। तो E वेक्टर की ये डायरेक्शन और ये मैग्नीट्यूड, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की इंफॉर्मेशन है, वहां से E ढूंढना, E की इंफॉर्मेशन है और वहां से डेल्टा V ढूंढना। ये बहुत जल्दी से आप समझ के रखें। यूनिफॉर्म फील्ड के लिए बहुत सिंपल सा रिजल्ट, जैसे ये XY प्लेन, XY प्लेन में ये पॉइंट है 0 0, लेट अस नेम द पॉइंट एज O। ये पॉइंट है A विच इज 10 मीटर एंड 20 मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड E ये 20 I कैप वोल्ट पर मीटर है, और क्वेश्चन है कि फाइंड VA माइनस VO। तो E डॉट R में जाने जाए बिना जल्दी से आंसर दे पाएंगे हम। देखो फील्ड कहाँ है, I कैप, यानी I कैप ये XY प्लेन था, तो I कैप यानी पॉजिटिव x डायरेक्शन में E है, तो उसके परपेंडिकुलर YZ प्लेन है। ये पूरा YZ प्लेन एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ऐसे ही ये पूरा YZ प्लेन जो पॉइंट A से पास करता है ये इक्विपोटेंशियल है, और फील्ड की डायरेक्शन में इन दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में क्या गैप है, तो यहां से वो गैप है 10 मीटर, और फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव x, तो हाई कौन होगा O, लो कौन होगा ये पॉइंट A, तो VO माइनस VA 1 मीटर में 20 वोल्ट, और ये कितना है 10 मीटर, तो इट इज 10 इंटू 20 200 वोल्ट, बट पूछा है VA माइनस VO, तो VA माइनस VO सॉल्व हो जाएगा -200 वोल्ट। तो यूनिफॉर्म फील्ड के बड़े कॉमन केसेस, तो ये भी आप समझ के रखें। एक और एग्जांपल देखें ऐसा ही, ये XY और यहां ये पॉइंट S, और ऐसे ही यहां एक पॉइंट, यहां एक पॉइंट, और यहां एक पॉइंट P Q R एंड S। तो S दिया है 0 0 ओरिजिन, और P ये दिया है A B, और Q दिया है 2A 0, और R दिया है A माइनस B। P Q R S ये 4 पॉइंट दिए हैं, और E in the space it is E naught I cap वोल्ट पर मीटर, ये सब मीटर्स में है,
और क्वेश्चन ये है कि P से Q, Q से R और R से S, इस पाथ पर क्वेश्चन ये है कि ए पार्टिकल having charge Q is taken from P to S along the path shown. P to S along the path shown, or find the work done. अब इसमें दो केसेस पूछ लिए जाते हैं। जो इसको P से S लेकर गया है वो कौन है? एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क, और ऐसे ही पूछ लेते हैं कि बाय जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वर्क। तो बिल्कुल ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम किसी इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाते हैं तो पाथ कुछ भी हो, वर्क डन हमने पोटेंशियल समझ लिया है, उससे ही आना है। तो P से S आप गए, पाथ कुछ भी हो, वर्क एक्सटर्नल, समझे आप, ये हमेशा चार्ज इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। V फाइनल माइनस V इनिशियल है यूनिट पॉजिटिव चार्ज का वर्क। तो अगर आप चार्ज Q लेकर जाएंगे तो क्या वर्क करेंगे? Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये वर्क एक्सटर्नल का एक्सप्रेशन। और वर्क फील्ड क्या हमने इनिशियल डिस्कस किया पहले, बल्कि वर्क फील्ड डिस्कस किया था। वर्क फील्ड हमेशा इसका नेगेटिव होना है, यानी वो होना है Q इंटू V इनिशियल माइनस V फाइनल। अब यहां क्योंकि दोनों पूछ लिए हैं तो आप पहले एक्सटर्नल एजेंट का वर्क ढूंढ लीजिए इसको यूज करके, और उसका जो नेगेटिव होगा वो होगा वर्क डन बाय फील्ड। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? फाइनल पॉइंट है S, इनिशियल पॉइंट है P, तो पोटेंशियल S माइनस पोटेंशियल P ये पुट होना है यहां पर। तो S और P, अब देखो फील्ड एक्स एक्सिस में है E0, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन इक्वी पोटेंशियल है, यानी ये पूरा प्लेन का पोटेंशियल वही है जो पॉइंट P का है। तो इन दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस में डायरेक्शन ऑफ फील्ड में क्या गैप है? तो कोऑर्डिनेट से ये x में a दिया है, p दिया है ab, तो ये कितना है a, और डायरेक्शन ऑफ फील्ड है पॉजिटिव x, तो हाई कौन हुआ? s, लो कौन हुआ? p। तो जो अभी पहले बार डिस्कस की है वहां से याद रखें, vs माइनस vp अगर मुझे चाहिए तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड में पॉइंट s किधर है, p किधर है, उससे मतलब नहीं है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड में क्या गैप है दोनों के बीच में, क्योंकि फील्ड के परपेंडिकुलर क्या आ जाता है? इक्वी पोटेंशियल। जैसे ग्रेविटी में हम किसी एक पॉइंट से एक पॉइंट तक नीचे आए तो पाथ से मतलब ही नहीं है, हमें क्या मतलब है? हाइट का डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहां है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिफरेंस है, हॉरिजॉन्टली क्या गैप है उससे कोई मतलब नहीं है, वर्टिकली क्या गैप है वो गैप डिसाइड करता है कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्या है। तो ऐसे ही डायरेक्शन ऑफ फील्ड में गैप है a, तो Vs माइनस Vp इट इज सिंपली E नॉट इंटू a, इतने वोल्ट पर मीटर इंटू a, तो ये यहां पुट हो जाएगा। तो वर्क एक्सटर्नल चाहिए, तो वर्क एक्सटर्नल सॉल्व होगा Q इंटू E नॉट a, फाइनल पॉइंट S है, इनिशियल पॉइंट P है, और वर्क फील्ड चाहिए तो इसी का नेगेटिव, यानी ये बनेगा Q E नॉट a, और ये होगा माइनस Q E नॉट a। क्लियर?
जैसे ग्रेविटेशन में ये कॉमन क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल को हमने एक पॉइंट से रिलीज किया तो खाली ग्रेविटी वर्क करेगी, तो ग्रेविटी का वर्क, ग्रेविटी इज द कंजर्वेटिव फोर्स, उसका वर्क पोटेंशियल डिफरेंस से आ जाता है। लेकिन उसका वर्क, कोई भी फोर्स का वर्क हमेशा क्या है, चेंज ऑफ काइनेटिक। तो ऐसे भी एग्जांपल्स दिए जाएंगे जहां हमें वर्क डन बाय सम फोर्स को लेकर या इलेक्ट्रिक फोर्स को लेकर के फिर उससे जो गेन हो रहा है काइनेटिक, उसको लिंक करना है, क्या स्पीड गेन है उसको लिंक करना है। तो वैसे भी एग्जांपल्स नोट करें कुछ। नोट करें क्वेश्चन। An electron moving along the positive x-axis with a speed of 3 into 10 to the power 6 meter per second enters the region of a uniform electric field. Enters the region of a uniform electric field. Full stop. The electron stops. The electron stops after traveling. The electron stops after traveling a distance of 90 mm. After traveling a distance of 90 mm in the field. Find the electric field intensity. Find the electric field intensity. तो अब जनरल जो काइनेमेटिक्स की नॉलेज है वो भी यूज करनी है। कोई भी पार्टिकल इस डायरेक्शन में अगर चल रहा है विद सम वेलोसिटी u, और अगर ये रेस्ट में आता है, इसका मतलब है कि इस पर इसकी वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द फोर्स। हमने पार्टिकल को एक स्पीड दे करके रिलीज कर दिया है, जैसे आप एक बॉल को अपवर्ड थ्रो कर दे तो ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग, तो ऐसे ही ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग। और एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो माइनस आई कैप है। अब क्योंकि ये चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज। फील्ड का नेचर क्या है कि फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज पर अपनी डायरेक्शन में ही फोर्स लगाता है और नेगेटिव पर अपने अपोजिट लगाता है। अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर फोर्स माइनस आई कैप है, इसका मतलब है कि इस स्पेस में जो यूनिफॉर्म फील्ड है वो आई कैप है। फील्ड कुछ आई कैप है, ई वेक्टर इस डायरेक्शन में है, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कहां लग रहा है, माइनस आई कैप। और यहां से ये पॉइंट जहां हमने इसको रिलीज किया इसका नाम कुछ ए रख लें, और जहां ये स्टॉप होता है उसका नाम रख लें बी। तो वर्क फील्ड ए टू बी, जो फील्ड ने वर्क किया वो नेगेटिव किया, और ये इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक। काइनेटिक इनिशियल थी 0, फाइनल है 0, इनिशियल थी हाफ एम यू स्क्वायर। लेकिन वर्क फील्ड क्या है, ए टू बी। वर्क फील्ड आपके पास चार्ज यहां ई है और माइनस है, तो माइनस साइन लेना पड़ेगा साथ में, इनटू क्या लिखते हैं आप, वी इनिशियल। समझना, वर्क फील्ड है तो वर्क फील्ड में क्या आना, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। वर्क एक्सटर्नल होता है तो आता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और इनिशियल क्या है ए और फाइनल क्या है बी। और फील्ड की डायरेक्शन अगर आई कैप है तो ए का पोटेंशियल हाई होगा, बी का लो होगा। और अगर मैग्नीट्यूड जो ढूंढना है हमें ई,
तो ये जो भी गैप इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है जो कि शायद 90 mm गिवन है, मैं उसको S लिख रहा हूं, तो VA माइनस VB आपके पास VA माइनस VB क्या बनेगा, E इंटू S। तो यहां से -12 ये माइनस कैंसिल। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नोन है, इलेक्ट्रॉन का मास नोन है, S 90 mm गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सॉल्व हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप ऑलरेडी जज कर चुके हैं कि वो क्या है, आई कैप। तो ई सॉल्व हो गया। नेक्स्ट नोट करें क्वेश्चन। A particle of mass 2 gram, a particle of mass 2 gram and charge 1 microcoulomb. Particle of mass 2 gram and charge 1 microcoulomb is held at rest on a frictionless horizontal surface at a distance of 1 meter from the fixed charge of 1 millicoulomb. Full stop. What will be the speed of the particle? What will be the speed of the particle when it is at a distance of 10 meter? What will be the speed of the particle when it is at a distance of 10 meter from the fixed charge? Distance of 10 meter from the fixed charge. जो फिक्स चार्ज है 1 मिलीकूलम, उसका नाम Q1 रख लें, ये है 10 टू द पावर -3 कूलम। और जो फिक्स फ्री चार्ज है वो है 1 माइक्रोकूलम, उसका नाम Q2 रख लीजिए। नाउ क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स का मतलब उसको कहीं होल्ड किया होगा किसी वे से, यानी वो रिपल्शन से या अट्रैक्शन से कहीं मूव नहीं होगा, वो फिक्स्ड है वो। और इससे 1 मीटर के डिस्टेंस पर एक पार्टिकल जिसका कुछ मास m, इस पार्टिकल का मास m 2 ग्राम यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -3 kg ऐसा दिया। इसको 1 मीटर अवे फ्रॉम द फिक्स चार्ज से हमने रिलीज किया। अब रिलीज किया तो ये तो फिक्स है, ये फ्री था, जैसे ही छोड़ोगे तो ये इसकी रिपल्शन से अवे मूव होगा। तो क्वेश्चन ये है कि ये अवे मूव होता हुआ जब इससे 10 मीटर अवे होता है, उस मोमेंट पर इस पार्टिकल की क्या स्पीड है। अरे समझ में, यानी एक तरह से Q1 चार्ज का फील्ड इस Q2 पर वर्क कर रहा है और उस वर्क से इन गोइंग फ्रॉम A टू B काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो वर्क इन गोइंग फ्रॉम A टू B बाय फील्ड, क्योंकि अकेला फील्ड ही वर्क कर रहा है, तो क्या है, चार्ज Q2 इंटू V इनिशियल माइनस V फाइनल। वर्क फील्ड लिख रहा हूं मैं, तो क्या लिखना है मुझे, इनिशियल माइनस फाइनल। और फील्ड किसका है, फील्ड तो Q1 का है। तो A पॉइंट का पोटेंशियल क्या, KQ1 बाय RA, व्हाट इज दैट 1। और B का पोटेंशियल क्या है,
देखो Q2 मूव हो रहा है इन दी फील्ड ऑफ Q1 और Q1 एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल पता है आपको, तो वहां से आप ये Q2 KQ1 अपॉन RA माइनस KQ1 अपॉन RB, और ये वर्क इक्वल टू होना है गेन ऑफ काइनेटिक। काइनेटिक इनिशियल 0 है, तो यहां पर हाफ mv²। तो आपको ये Q2 Q1 सब वैल्यू पता है, K पता है आपको, RA 1 मीटर, RB 10 मीटर, पार्टिकल का मास गिवन है, यहां से आप इसका V सॉल्व कर लें। ये सब एग्जांपल्स वैसे ही हैं जैसे ग्रेविटेशन हम कहते हैं कि एक बॉल को ड्रॉप यहां से छोड़ दिया, एक सर्टेन हाइट नीचे जाने में क्या V गेन हो जाएगा। और यहीं से आप समझें कि ये जो पोटेंशियल वर्ड है, ग्रेविटेशन में भी ये बात डिस्कस हुई है, पोटेंशियल वर्ड एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी डिनोट करता है। ये इस पार्टिकल का डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है जो कि इंक्रीज ऑफ काइनेटिक बना है। यानी Q2 जब पॉइंट A पर था तो Q2 इंटू पोटेंशियल ऑफ A, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 कह सकते हैं, और Q2 इंटू VB, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 एट A, ये ऑफ Q2 एट B। इसी बात को समझने का ये भी एक वे है, यानी आप कंजर्वेटिव फोर्स के फील्ड में रिलीज किया, टोटल मैकेनिकल रहनी है कंजर्व, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट A इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट B, और एट A Q2 इंटू VA, पोटेंशियल एट A, काइनेटिक 0, और पोटेंशियल एट B क्या है, Q2 इंटू VB प्लस काइनेटिक एट B इज हाफ mv²। तो आप चेक करें, अगर मैं इसको लेफ्ट में ले जाऊं तो Q2 इंटू क्या बन जाएगा, VA माइनस VB, वही है यहां पर Q2 इंटू VA माइनस VB इक्वल टू क्या, हाफ mv²। तो यहीं से आप पोटेंशियल एनर्जी वाली बात भी समझें कि एनी चार्ज Q0 when placed at some point A in the field, then Q0 multiplied by potential of A gives you the potential energy of the particle Q0 at that point। यानी खाली पोटेंशियल की बात करें, potential of any point is the potential energy possessed by unit positive charge at that point। फील्ड में जब भी कोई चार्ज होगा तो कंजर्वेटिव फील्ड है वो, तो उस चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी होनी ही है। जो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द फील्ड है वो कहीं पोटेंशियल एनर्जी को ही डिनोट करता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी किस पार्टिकल के लिए, यूनिट पॉजिटिव के लिए। अगर वो पार्टिकल कुछ भी Q है तो Q टाइम्स द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट हो जाएगा। तो इस अप्रोच को भी आप समझ के रखें, बिकॉज सपोज यहां केस ये होता कि ये Q1 फिक्स नहीं है, ये भी फ्री है, तो Q2 रिपेल होता, Q1 भी रिपेल होता। और यहां से आप समझें कि देखो मैं यहां QV पुट करूं तो क्या बनना है, KQ1 बाय R, यानी एक पेयर की, जैसे ग्रेविटेशन में आपके पास एक पेयर ऑफ पार्टिकल्स है M1 M2, तो ये एक रिजल्ट कि अगर ये गैप R है तो माइनस G M1 M2 बाय R, ये क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ M1 M2 है। आपने M2 मूव किया, M1 फिक्स रखा, आपने M2 फिक्स रखा, M1 मूव किया, ये दोनों मूव हुए। किसी भी मूवमेंट पर जब इनके बीच में सेपरेशन R है
तो पोटेंशियल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन जो एक्चुअली क्या है, m2 इंटू वी लिखो या m1 इंटू वी लिखो। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ध्यान रखें कि अगर ये कोई Q1 है और ये कोई Q2 है, तो ये जो r डिस्टेंस अवे, जैसे यहां लिखा पोटेंशियल क्या है उस पॉइंट का, k Q1 बाय r, और वहां पर चार्ज कौन है, Q2। तो Q2 इंटू उस पॉइंट का पोटेंशियल, ये जो एक्सप्रेशन बनता है क्या बनता है, k Q1 Q2 बाय r। तो ये जो एक्सप्रेशन है फॉर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स k Q1 Q2 बाय r, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ Q1 एंड Q2 है। बट ध्यान रखना है कि यहां इनमें तो m1 m2 कोई साइन होता नहीं और ये माइनस साइन साथ चलता रहता है। यहां पर ये Q1 Q2 का साइन इसको डिसाइड करेगा, यानी अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होगा, और अगर ये अनलाइक हुए तो नेगेटिव होगा। जैसे यहां पर हम बोलते हैं कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, बट यहां ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन जैसे यहां पर कब नेगेटिव है, जब अट्रैक्शन है। तो ऐसे ही जल्दी से यहां समझें कि जब अट्रैक्शन होनी है वो कब होनी है, जब अनलाइक होना है। तो अट्रैक्शन होना है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही आएगा, जब रिपल्शन होगा तो वो पॉजिटिव आएगा। तो ये Q1 Q2 का जो भी साइन रहता है वो साथ पुट हो जाता है। वैसे नॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूं कि जब ये लाइक होंगे तो इनका जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, और जब अनलाइक होंगे तो नेगेटिव ही आएगा। यानी ये एक जनरल सी बात है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में हमने एक जनरल टर्म पढ़ी थी कंजर्वेटिव फोर्स, वहां एग्जाम्पल के लिए लिख लिया था हमने कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेटिव है, लेकिन वो एक जनरल सी बात है। और कंजर्वेटिव फोर्स के साथ एसोसिएटेड है पोटेंशियल एनर्जी। अब कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल है तो पोटेंशियल एनर्जी का नाम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो पोटेंशियल एनर्जी का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जनरल बात क्या है कि जब भी कंजर्वेटिव फोर्स होगी तो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगी। तो ये एज रिजल्ट याद रखें, ये पूछी जाती है बात कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स, अब वो पार्टिकल्स मासेस की वजह से है कि चार्जेस की वजह से, वो छोड़ो, एक जनरल बात है ये कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्टिव है तो इस सिस्टम के साथ, इस कंजर्वेटिव फोर्स के साथ जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो नेगेटिव बनेगी। तो इसलिए चाहे ग्रेविटेशन में अट्रैक्शन का केस हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अट्रैक्शन का केस हो, अट्रैक्शन के केस में जो यू सिस्टम बनेगा वो नेगेटिव ही बनेगा, और रिपल्शन के केस में जो यू सिस्टम बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। तो ऐसा स्टेटमेंट आता है कि नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इंडिकेट्स दैट द कंजर्वेटिव फोर्स इज अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, ऐसे क्वेश्चन आता है कि जब वो अट्रैक्टिव है, कंजर्वेटिव फोर्स अट्रैक्टिव है, तो उस फोर्स के साथ एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होनी है, और जब कंजर्वेटिव फोर्स रिपल्सिव है तो उस फोर्स के साथ एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होनी है। बाकी यहां तो अपने आप साइन से आएगा, आप उतनी बात नहीं भी दिमाग लगाए ना, तो जो साइन है बस ये ध्यान रखें कि एनर्जी के एक्सप्रेशन में, जैसे पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में पहले समझाया है कि आपने चार्ज का साइन देना ही है, जो चार्ज मूव होगा उसका भी साइन लेना ही है, तो ऐसे यहां ये दोनों का साइन लेना ही है। तो उस तरह के क्वेश्चन में जहां ये Q1 Q2 आर सेपरेशन पे थे और हमने रिलीज कर दिए, अब Q2 भी मूव हो रहा है, Q1 भी मूव हो रहा है, तो जब ये सेपरेशन कुछ आर इनिशियल से आर फाइनल हो गया तो पार्टिकल्स की स्पीड्स क्या है। तो ऐसे केस में भी ये बात वैलिड रहेगी कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक सिस्टम इनिशियल इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक सिस्टम फाइनल, और इनिशियल में k Q1 Q2 बाय आर इनिशियल, और फाइनल पोटेंशियल में k Q1 Q2 बाय आर फाइनल। लेकिन काइनेटिक सिस्टम की बात होनी है, ये दोनों पार्टिकल्स की काइनेटिक काउंट होनी है। इनिशियली दोनों रेस्ट से रिलीज किए तो 0, और फाइनली इसका अपना हाफ m1 v1 स्क्वायर है, इसका अपना हाफ m2 v2 स्क्वायर है, तो यहां पर दोनों एनर्जीज, दोनों काइनेटिक एनर्जीज ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये एक्सप्रेशन क्या है, पूरे सिस्टम के लिए है। तो एक वैसा भी एग्जांपल नोट करें जहां दोनों पार्टिकल्स फ्री हैं। देखें क्वेश्चन, two particles
have equal masses. Two particles have equal masses of 5 gram each and opposite charges of +4 microcoulomb and -4 microcoulomb. Full stop. They are released from rest with a separation of 1 meter between them. Find the speeds of the particles. Find the speeds of the particles when the separation is reduced to 50 centimeter. ये एक प्लस क्यू चार्ज है और ये एक माइनस क्यू चार्ज है और इनके बीच में इनिशियल सेपरेशन 1 मीटर है। क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस हैं, सो द फोर्स बिटवीन देम इज अट्रैक्टिव। तो इनको रिलीज किया तो इस लाइन ज्वाइनिंग पर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर और मूव होते हुए दे आर गेनिंग स्पीड्स ऑल्सो। तो क्वेश्चन ये है कि जब इनके बीच में ये सेपरेशन डिक्रीज होकर के 50 सेंटीमीटर है, उस समय इन दोनों की स्पीड्स क्या हैं। तो देखो, दो पार्टिकल्स है, यह समझना पड़ेगा कि इंटरनल फोर्स जब भी सिस्टम पर एक्ट हो रही होती है तो सिस्टम का एज ए होल मोमेंटम चेंज नहीं होता है। तो P इनिशियल तो 0 है, मोमेंटम इनिशियल सिस्टम का। तो फाइनली ये पार्टिकल इधर चलते हुए पॉजिटिव मोमेंटम गेन कर रहा है, तो ये नेगेटिव कर रहा है। तो जो P फाइनल है जो कि +m1v1 -m2v2 है, इसको भी 0 ही होना पड़ेगा हर मोमेंट पे। आप अभी गैप 50 है, इससे कुछ देर पहले 60 था, फिर 40 होना है। जिस मर्जी मोमेंट पे चेक कर लो, सिस्टम का मोमेंटम 0 ही रहेगा। तो यहां से दोनों के जो स्पीड्स है v1 v2 वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब यहां क्योंकि क्वेश्चन में दोनों का मास सेम दे दिया है, तो थोड़ा सा काम आसान हो गया कि मास सेम होगा तो इस मोमेंट पर जो भी स्पीड है वो दोनों की सेम होगी। उसको भी ले लीजिए, दोनों की स्पीड सेम होगी। और पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल ही होना है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक फाइनल। नाउ के एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है अपॉन आर इनिशियल। व्हाट इज आर इनिशियल? 1 मीटर। और काइनेटिक इनिशियल है 0। और फाइनल पोटेंशियल के अगेन एक प्लस है एक माइनस है अपॉन आर फाइनल, और इसके साथ दोनों की काइनेटिक, अब दोनों की कोई स्पीड सेम है ना, तो 2 टाइम्स हाफ mv²। अगर मान लो ये दोनों स्पीड्स अलग अलग होती तो हम यहां पर हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2² लिखते, और इन दोनों v1 v2 का रिलेशन यहीं से सॉल्व होता कि इन दोनों के पास रिस्पेक्टिव जो स्पीड्स होनी थी वो इनवर्स रेशियो ऑफ मास में होनी थी। तो एनीवे यहां तो सेम ही है,
तो ये आपके पास इक्वेशन, ये Q गिवन है आपको 4 माइक्रो कूलम, तो यहां से आप सब वैल्यूज पुट करें। दोनों का मास भी गिवन है, आर इनिशियल 1 मीटर है, आर फाइनल 0.5 मीटर है, तो यहां से ये दोनों की स्पीड कॉमन है, वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस जहां उस वर्क से फर्दर गेन होने वाली काइनेटिक एनर्जी पूछ ली जाती है, तो इस तरह की केसेस को ऐसे डील करना। और लिखें क्वेश्चन एक, टू identical rings P and Q of radius 0.1 meter, two identical rings P and Q of radius 0.1 meter are mounted coaxially at a distance 0.5 meter apart, full stop. The charges on the two rings are 2 microcoulomb and 4 microcoulomb respectively. 2 microcoulomb and 4 microcoulomb respectively. What is the work done? In transferring a charge? What is the work done in transferring a charge of 5 microcoulomb from the center of P to that of Q? From the center of P to that of Q. तो ये एक रिंग है, इस रिंग को डिनोट किया P से, और ये एक चार्ज रिंग, और इस रिंग, ये है रिंग P, इसके पास चार्ज सपोज है Q1, तो Q1 गिवन है 2 माइक्रोकूलम। देखो जब साइन मेंशन नहीं करते हैं तो अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव चार्ज है, और कॉमन एक्सिस जो इस रिंग P की एक्सिस है वही रिंग Q की एक्सिस है, और दोनों ही रिंग्स का रेडियस भी सेम गिवन है। इस तरह से ये है रिंग Q, और इसके पास चार्ज Q2, ये है 4 माइक्रोकूलम, और इसके सेंटर से, ये सेंटर सपोज A है और ये सेंटर है B, किसी Q3 चार्ज, उसका नाम Q3 रख देते हैं, जो कि गिवन है 5 माइक्रोकूलम। इस Q3 चार्ज को रिंग P के सेंटर से रिंग Q के सेंटर पे लेके जाना है। किस पाथ से लेके जाना है उसकी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, और हमें वो चाहिए भी नहीं, क्योंकि वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता ही नहीं। और यहां ऐसा पूछना है कि इस Q3 को यहां से यहां ट्रांसफर करने के लिए क्या वर्क करना पड़ेगा, तो किसका वर्क पूछा जा रहा है? जो इसको ट्रांसफर करेगा, यानी कि एक्सटर्नल। तो वर्क एक्सटर्नल, और कहां से कहां जाना है? A टू B जाना है, यानी फाइनल कौन है? B। एक्सटर्नल वर्क लिख रहे हो तो जिस चार्ज को लेके जाना है दैट चार्ज Q3 इंटू V फाइनल इज B माइनस V इनिशियल। वर्क डन जब भी पूछा है तो पोटेंशियल डिफरेंस से ही उसको सॉल्व होना है। अब
व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी। अब पॉइंट ए Q1 के सेंटर पर है तो सेंटर का पोटेंशियल पता है आपको, लेकिन पॉइंट ए Q1 यानी रिंग P का सेंटर है, लेकिन साथ ही साथ रिंग Q की वो एक्सिस पर भी है। यानी आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ए, ये K Q1/R, ये रेडियस है R, और इन दोनों के सेंटर्स के बीच में जो गैप है उसको x नाम दे दीजिए। क्वेश्चन में ये x और R दोनों गिवन है। R इज गिवन 0.1 मीटर और x इज गिवन 0.5 मीटर, x इज गिवन 0.5 मीटर। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए Q1 का सेंटर, इसलिए K Q1/R, साथ में इसका एक्सिस वो क्या बनना है, प्लस K Q2 अपॉन √R² प्लस x²। पोटेंशियल B K Q2/R प्लस K Q1/R² प्लस x²। तो A और B का आपके पास ये सब सॉल्व करना पड़ेगा, डाटा गिवन है, और ये सॉल्व करके यहां पुट करें तो वर्क एक्सटर्नल आ जाएगा। ठीक है, एक ऐसा एग्जांपल और नोट करें, रिंग का एक केस है वो भी। ए पॉइंट चार्ज Q0 या Q मान लीजिए, ए पॉइंट चार्ज Q ऑफ मास M। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, ए पॉइंट चार्ज Q ऑफ मास M is located at the center of a ring, is located at the center of a ring of radius R, and charge Q dash। जो रिंग पर चार्ज है वो है Q dash। फुल स्टॉप। When point charge placed at the center, when point charge placed at the center is displaced slightly along the axis, comma, the point charge moves to infinity, point charge moves to infinity, find the ultimate speed of point charge। यानी इन्फिनिटी तक उसको फील्ड एक्ट होगा, तो इन्फिनिटी पर पहुंच के जो स्पीड आ जाएगी, अब स्पीड और बढ़ेगी नहीं, तो दैट इज द अल्टीमेट स्पीड, राइट। व्हाट इज द अल्टीमेट स्पीड ऑफ पॉइंट चार्ज। तो जैसे हमने इसके पहले एग्जांपल किया था कि एक Q1 चार्ज 1 मिली कूलम फिक्स था और Q2 चार्ज रिलीज किया, सेम ऐसे ही आपके पास ये एक रिंग फिक्स्ड है, और इस रिंग के पास चार्ज है Q, इसके पास चार्ज है Q डैश, और इसका रेडियस कुछ R ही गिवन है। तो सेंटर पर जो हमने Q रखा, तो सेंटर पर वैसे तो इक्विलिब्रियम होता है, इसलिए बोला है कि इसको जब स्लाइटली यहां से मूव डिस्टर्ब कर दिया इक्विलिब्रियम से, तो क्योंकि रिंग पॉजिटिव है और पॉइंट भी पॉजिटिव है, तो उसका सेंटर पर इक्विलिब्रियम क्या था, अनस्टेबल। तो जैसे ही आप इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में रिपेल होता ही जाएगा अप टू इंफिनिटी, और क्योंकि अकेला फील्ड की फोर्स उसको पुश कर रही है, तो रिजल्ट क्या होना है कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक रहनी है कंजर्व। तो ये सेंटर ए नाम दिया हुआ है, तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एट ए
इक्वल टू होनी है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एट इंफिनिटी। नाउ एट ए सेंटर ऑफ रिंग, तो के क्यू बाय आर, क्यू डैश बाय आर, ये क्या हुआ? पोटेंशियल ऑफ रिंग। देखो पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए रिंग तो फिक्स है, जो चार्ज आप यहां से डिस्प्लेस करा रहे हो तो उसकी पोटेंशियल ही डिस्कस हो रही है, ठीक है ना? तो वो कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इनटू दैट चार्ज। वो क्या है? वो क्यू है। इससे इस क्यू की पोटेंशियल बन गई एट ए, और काइनेटिक क्या थी? वो तो जीरो थी। और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या बन जाएगी? इन्फिनिटी व्हेन इनफाइनाइट अवे, तो पोटेंशियल ये हो जानी है जीरो, और काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से उस पार्टिकल का v सॉल्व हो जाएगा। इट इज 2 k q डैश q अपॉन mr अंडर रूट। ये आपके पास उसका v, पार्टिकल का v एक्वायर्ड है एट इनफिनिटी, अल्टीमेट स्पीड जो बोला है उसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसी सब को रिवर्स भी बना सकते हैं कि इसी एक्सिस पर, जैसे मान लो ये तो पॉजिटिव चार्ज था, कभी ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं कि इस सेंटर से, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि √3r अवे एक माइनस क्यू पार्टिकल ऑफ मास m रिलीज किया, और ये अट्रैक्ट होकर के स्पीड अप होता जा रहा है, तो जब ये सेंटर ऑफ रिंग पर पहुंचेगा तो इसकी क्या स्पीड होगी? उसी टाइप के क्वेश्चन को ऐसा भी एक केस बना सकते हैं। तो ये पॉइंट जहां से रिलीज किया सब उसका नाम बी था। नाउ इनिशियल पॉइंट इज बी एंड फाइनल पॉइंट इज ए, तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एट बी इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एट ए। और इनिशियल पोटेंशियल में रिंग का पॉइंट बी, यानी वो माइनस क्यू, अब देना साइन का ध्यान रखना, माइनस क्यू इंटू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, ये पोटेंशियल जी एट बी, काइनेटिक एट बी जीरो, और माइनस क्यू इंटू वी एट ए। अब v किसका आना है? रिंग का आना है, और काइनेटिक इज हाफ एम वी स्क्वायर। व्हाट इज v एट a? v एट a इज k q डैश बाय r, and what is v at b? v at b is k q dash upon under root of r square plus x square. What is x? √3r, तो r square plus √3r square। तो ये v पुट हो जाएगा और आपके पास स्पीड एट सेंटर सॉल्व हो जाएगी। क्लियर? That's all for today.